अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीलिएट्स का ही एक छोटा सा टॉपिक है। लेकिन आपको पिछले लेक्चर में इसको इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया था ताकि इसमें इन डेप्थ आपको हर स्टेप जो है वो बताया जा सके। मैंने आपको जब सीलिएट्स के बारे में एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इनमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है। डाइमॉर्फिक का मतलब है कि दो न्यूक्लियस हैं, दोनों की शक्ल थोड़ी सी फ़र्क है। शक्ल फ़र्क इस लिहाज से है कि एक थोड़े बड़े साइज़ का होता है, उसे मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, उसे माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो तमाम जेनेटिक रिजर्व यानी जितना जीनियाती मादा अगले जानदार में मुंतकिल करना होता है ये उसको रखता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये तमाम सेल की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं और उन इंटरनल जो मशीनरी है उसको कैसे वर्किंग करानी है, किस तरह से सारे का जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनसे उनके काम कैसे लेने हैं, ये सारा काम जो है वेजिटेटिव ये जो है मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। तो जेनेटिक कंट्रोल जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू है। सीलिएट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं कॉन्जुगेशन के फिनोमिनन के थ्रू। ए सेक्चुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरिफेशन के थ्रू। ट्रांसवर्स बाइनरिफेशन जिसमें उफ़की रुख पर हॉरिजेंटली सेल जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इसमें दो अलग-अलग सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। किसी किस्म का जो सेक्सुअल एक्सचेंज है दो अलग मेटिंग्स टाइप्स का वो नहीं होता। तो ये बड़ी सादा तरीन जो है वो किस्म है। इसके अलावा एक बडिंग भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये सुक्टोरियंस में होती है। तो ये जो सीलिएट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये छोटी सी एलोंगेशन बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसे बड कहते हैं। इनका न्यूक्लियस डिवाइड करके एक पेरेंट सेल बॉडी में रह जाता है, एक बड में रह जाता है। बाद में वो बड ग्रो करती रहती है, समटाइम्स वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहती है, समटाइम्स वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच्ड हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का फिनोमेनन है। जब दो सेल्स जो कि दो अलग मेटिंग टाइप के कहलाते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। इस तरह दो ऑपोजिट ऑर्गेनिज्म से आने वाले जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज हो जाता है तो जेनेटिक मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग हो जाती है, रीशफलिंग हो जाती है। नए आने वाले जानदार को दो सोर्सेज से जो है वो जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। इसीलिए जब जानदार एक दूसरे के साथ ये कॉन्जुगेशन का फिनोमिनन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों के दरमियान में एक छोटा सा ट्यूब बनती है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाती है और एक पुल सा बन जाता है साइटोप्लाज्म का, जिसके थ्रू न्यूक्लियस को एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल करना आसान हो जाता है। तो इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। जब कॉन्जुगेशन के दौरान दोनों सेल आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं उसके बाद ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक्स कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। और फिर ये जा बजा तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरते हैं और सेल्स पैदा करते हैं। उस वक्त तक क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज हो चुका होता है तो बाकी के सेल्स जो है वो रेगुलर आम जो सेल डिवीजन होती है उसके थ्रू होती है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन की डायग्राम है, दो पैरामीशियम है, सोल शेप, शू शेप इनको कहते हैं। एक न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है बड़ा पर्पल कलर का, तो वो मैक्रो न्यूक्लियस है। एक छोटे रंग का ग्रीन कलर का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, वो माइक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस की इसमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो थोड़ी देर के लिए डिसइंटेग्रेट हो जाता है, यानी कि डिसअपियर हो जाता है, उसके जो कॉन्टेंट्स होते हैं वो बिखर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के माइक्रो न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया है और दो माइक्रो न्यूक्लियस बना दिए हैं। डायग्राम सी में आप देख सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो एक एक जो नए बने थे उनका एक्सचेंज कर लिया है दो अलग पैरामीशियम ने एक दूसरे के साथ। जब एक्सचेंज कर लेते हैं तो माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है और माइक्रो न्यूक्लियस को एक्सचेंज करने के बाद आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है, जिसके बाद दो जो आपको पैरामीशियम नज़र आ रहे हैं इनके दरमियान में सिर्फ एक एक माइक्रो न्यूक्लियस ही रह गया है। डायग्राम सी में आप देख रहे हैं कि दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ कर गई हुई है। फ्यूज़ करने के दौरान थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दरमियान में मौजूद है, इसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो ये वो एक छोटा सा रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू न्यूक्लियस एक सेल से दूसरी सेल तक एक्सचेंज के दौरान आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक्सचेंज हो गया है दोनों के माइक्रो न्यूक्लियस, एक्सचेंज होने के बाद फ्यूज़ होकर दोबारा एक माइक्रो न्यूक्लियस बन गया है। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटेग्रेट हो गया है, तो ये दोनों सेल जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इन्हें साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें से हम सिर्फ एक
एक सेल को लेकर उसके अंदर देखेंगे कि क्या फिनोमेनन हो रहा है। अब इस स्टेप में एक्सचेंज के बाद इसका मैक्रोन्यूक्लियस दोबारा बन जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस दोबारा बनने के बाद 2 दफ़ा डिवीजन करता है। जब एक मैक्रोन्यूक्लियस दोबारा बनने के बाद 2 दफ़ा डिवीजन करेगा तो टोटल 4 मैक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो मिलाप के बाद एक बन गया था, अब वो एक बार डिवीजन करेगा तो वो 2 माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो पैदा करेगा। तो इस वक्त इस सेल में 4 मैक्रोन्यूक्लियस है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं। अब ये ट्रांसवर्सली ये पूरा सेल डिवाइड करेगा, 2 खुलिये बन गए, 2 अलग पैरामीशियम बन गए। ये जो कॉन्जुगेशन का फिनोमेनन है ये हम पैरामीशियम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर सेल के अंदर जो 2 नए सेल बने हैं, 2 मैक्रोन्यूक्लियस हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस है। अब उसके बाद इन दोनों ने मज़ीद तकसीम की है। इस बार मज़ीद तकसीम करने से पहले माइक्रोन्यूक्लियस एक बार फिर डिवाइड करेगा। जब एक बार फिर डिवाइड करेगा एक सेल के अंदर तो दोबारा 2 माइक्रोन्यूक्लियस पैदा करेगा। टोटल जो है वो हर सेल की डिवीजन से, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पैरामीशियम सेल हैं तो 2 को अगर आप 2 से ज़रब दें 2 दूनी 4 हो जाते हैं। तो एंड पर 4 सेल बनेंगे, हर सेल के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिम्बायोटिक सीलिएट्स की। सीलियोफोरा जो ये हमारा फाइलम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों को सीलिएट्स बोलते हैं। मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। तो बहुत सारे जानदार दुनिया में ऐसे हैं जो कि सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जानदार किसी दूसरे जानदार के साथ एसोसिएट हो जाता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो ये जो फ़ायदा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सीलिएट्स हैं वो दूसरे जानदारों के जिस्म पर रहना शुरू कर देते हैं। उस दूसरे जानदार को हम हमेशा की तरह होस्ट कहेंगे और इस जानदार को हम कहना शुरू कर देंगे कि ये पैरासाइट है। अब बहुत सारे जो सीलिएट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं और ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं और हम इंसानों में भी छोटी मोटी बीमारियां, इरिटेशंस, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बैलेंटीडियम कोलाई एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, ये सीलिएट है और ये हमारी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है। इसके अलावा हमारे जैसे दूसरे और मैमल्स में जैसे कि पिग है, जैसे कि और काऊ, बफलो वगैरह, उनमें भी उनके भी जिस्म में जो है पाया जाता है। तो ये सीलरी एट टाइम इट इज़ अ सीलरी फीडर। ये सीलिया की हेल्प से जो है वो अपनी खुराक पकड़ता है, सीलिया को बीटिंग करता है और पानी वगैरह में जब ये पाया जाता है तो सीलिया की मदद से स्वीपिंग मूवमेंट करके फूड पार्टिकल्स को अपने जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोफेरिंक्स बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं, उसके थ्रू सेल के अंदर दाखिल कराने की ये कोशिश करता है। लेकिन जब ये हमारे जिस्म में एज पैरासाइट रहेगा तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बनाएगा। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म की प्रोटीन को डिज़ोल्व करते हैं, उसकी लाइसिंग करते हैं और उसे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेल्स होते हैं वहाँ उनको डैमेज कॉज कर देता है, हमारी सेल्स की प्रोटीन्स को डैमेज कर देता है, उसे अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं अल्सर्स। ये फ्लास्क शेप होते हैं, यानी खासा खोखला हिस्सा जो है हमारे इंटेस्टाइन में बन जाता है इन ज़ख्मों की वजह से। तो एंडमीबा हिस्टोलिटिका की भी जो नुकसान पहुंचाने का तरीका है वो किसी हद तक कमोबेश इसी तरह का है। तो बैलेंटीडियम कोलाई एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जो है वो कैसे जाता है, यानी फीकल मटेरियल जो हमारे जिस्म से वेस्ट निकलता है उसमें ये सिस्ट बना कर रह लेता है और सिस्ट बनाने के दौरान ये अपने आप को नुकसान से बचा लेता है। तो जब ये फीकल मटेरियल ज़ेर ज़मीन पाइप से, सीवरेज सिस्टम से गुजरते हैं और सेहत व सफाई के मामला अच्छे ना हों या ज़ेर ज़मीन जो कहीं पर पानी का आपस में लिंक पैदा हो गया, साफ़ पीने वाले पानी का और गंदे पानी का, तो ऐसे गंदगी के मिलाप से जो सिस्ट हैं इसके वो पीने वाले पानी के थ्रू या खाने वाली चीज़ के थ्रू किसी तरह अगर ऐड हो गए हैं किसी सोर्स से तो हमारी बॉडी तक दोबारा पहुंच जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो फूड कंटेमिनेशन जो है वो बड़ी कॉमन है, इसकी वजह से हो जाती है और ये वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये तमाम दुनिया भर में पाया जाता है। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़िलीपींस में इसको रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्पीशीज़ हैं सीलिएट्स की जो कि हमारे जो रूमिनेंट्स हैं जिनमें बड़ा चैम्बर होता है जो जुगाली वगैरह करते हैं, और अंगुलेट्स हैं जिनके जो खुर हैं पाँव में वो होते हैं, उनके जिस्म में भी ये पाए जाते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो है जनाब मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। अब तक आपने जितने ऑर्गेनिजम्स मेरे साथ पढ़े आपने देखा कि वो यूनिसेलुलर थे और अगर उसमें आपको ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे थे तो वो कॉलोनी बनाकर रह रहे थे जिसमें हर जो सेल होता है वो एक्चुअली एक पूरा अलग इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो बाहमी मफाद की खातिर इकट्ठे रहते हैं ग्रुप बनाकर और उसे कॉलोनी कहते हैं।
तो कहा यह जाता है कि 550 मिलियन साल पहले ज़मीन की तारीख़ के दौरान जो मल्टी सेलुलर ज़िंदगी थी उसकी इब्तिदा हुई, एक से दूसरा सेल बन गया, दोनों सेल साथ रहे। तो अगर किसी जानदार के जिस्म में एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी 100 मिलियन सालों के दौरान बहुत सारी जो है वो बेहतरी आती गई, तब्दीली आती गई, हत्ता कि टिशू फॉर्मेशन हुई। फिर टिशू फॉर्मेशन ने ऑर्गन फॉर्मेशन ने सिस्टम फॉर्मेशन को और पूरे एक नए ऐसे जानदार को पैदा किया जिनकी जिस्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। और ये सारा कुछ खासकर प्री कैम्ब्रियन पीरियड के पास जो है वो हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि ज़मीन की हिस्ट्री को हमने इन पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो एवोल्यूशन के अमल के दौरान बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिससे एनिमल्स के जो फाइलम है उनकी जमा फाइला कहलाती है, उसमें चेंजेस आते चले गए। 15 से 20 एनिमल्स के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आज नापैद हैं, एक्सटिंक्ट हैं, यानी उनका दुनिया में कोई एक जिंदा जानदार नहीं पाया जाता। और अगर हमने उनको स्टडी करना है तो पॉसिबल ये होगा कि अगर उनके सेल्स जो है वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके कोई ऐसे स्ट्रेसेस मिल जाए या उनके जिस्म के कोई फॉसिल्स मिल जाए तो फिर इनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली कैसे जो मल्टी सेलुलैरिटी है वो वजूद में आई होगी, इसके ऊपर भी कन्फ्यूजन्स ही हैं। इसके ऊपर जो दो इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक है कॉलोनियल हाइपोथेसिस और एक है सिंकसीशियल हाइपोथेसिस, और इसकी डायग्राम है आपके पेज में यहाँ जी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक एंसेस्ट्रल सेल था जिसको हम कह रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट, जो कि हमारा आबाओ अजदाद कहलाया। तो दो मफरूज़े हैं जो कि बताते हैं कि जी मल्टी सेलुलैरिटी कैसे वजूद में आई होगी। तो सबसे पहले मैं जो डायग्राम ए है उसमें मैं आपको बता रही हूँ जो है ये हाइपोथेसिस कॉलोनियल, और जो डायग्राम बी है उसमें मैं आपको बता रही हूँ सिंकसीशियल। तो कॉलोनियल हाइपोथेसिस ने यह बयान किया कि एंसेस्ट्रल प्रोटिस्ट में सेल डिवीजन होना शुरू हुई और सेल्स ने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो इख्तियार नहीं किया और वो ग्रुप बनाकर इकट्ठे रह गए और मर्ज हो गए। जब ये सेल्स इकट्ठे रहे तो एक साथ डिवाइड करते चले गए, हत्ता कि एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म इनकी डिवीजन से बना जिसे हम कॉलोनियल प्रोटिस्ट कहते हैं। ये जो कॉलोनियल प्रोटिस्ट था इसमें सेल्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो थी, लेकिन इन्होंने म्यूचुअल बेनिफिट की खातिर इकट्ठे रहना पसंद किया। उसके बाद जब इसमें मजीद स्पेशलाइजेशन होती चली गई तो सेल्स ने लेयर फॉर्मेशन करना शुरू कर दी और सेल 2 लेयर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें तब्दील हो गया, जिसमें जो जानदार के जिस्म था वो 2 लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल था। तो हम इसे कह रहे हैं 2 लेयर्ड रेडियल एंसेस्टर। अगर हम इसको सिमेट्री के लिहाज से देखें तो क्योंकि इसकी शक्ल ग्लोब्यूलर है, गोल है, इसलिए इसकी जो सिमेट्री है वो एक प्लेन से हम इसको ज़्यादा प्लेन से इमेजिनरी लाइन से कट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री पहले बनी और बायलैटरल सिमेट्री बाद में बनी। इसलिए रेड रंग का जो तीर है वो बता रहा है कि रेडियल सिमेट्री पहले बनी और पिंक कलर का तीर है वो बता रहा है कि बायलैटरल सिमेट्री बाद में बनी। अब बात कर लेते हैं सिंकसीशियल हाइपोथेसिस की। ये हाइपोथेसिस कहता है कि एक बड़ा प्रोटिस्ट था जो कि हमारा एंसेस्टर था। इसके जो न्यूक्लियस हैं उसमें उसने डिवीजन करना शुरू कर दी, ज़्यादा सारे न्यूक्लियस बन गए। उस वक्त उस हालत में इसको हम कहते थे सिंकसीशियम। सिंकसीशियम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करे तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बने और सेल्स की अलग एग्जिस्टेंस आपको ना पहचान में आ सके। तो ये जो लार्ज सिंकसीशियल हमारा प्रोटिस्ट इंसेस्टर था इसमें बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई और एक पूरा जो प्रॉपर सेल होता है जिसमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में एक ही न्यूक्लियस होता है, अमूमन हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो उसकी अरेंजमेंट बन गई। तो सेल्स ने यहाँ पर लेयर बनाना शुरू कर दी। ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे थीं और जानदार की चपटी सीधी नुमा बॉडी थी, ग्लोबुलर बॉडी नहीं थी। तो इससे जो एंसेस्टर बना उसकी सिमेट्री जो है अगर हम देखें तो वो बायलैटरल सिमेट्री नज़र आई। इसको इमेजिनरी लाइन से हम एक हाफ से कट करें तो जिस्म के 2 हिस्से नज़र आते हैं। इससे पहले बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म पहले दुनिया में वजूद में आए और रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म बाद में वजूद में आए।